इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेज़रमेंट। अगर हम बात करें मेज़रमेंट की तो जनरली जब आप मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, चाहे फिर वो सब्जी हो या कोई चेयर हो या कोई बॉटल हो, तो आप उससे क्या कहते हैं? आप कहते हैं भैया मुझे सब्जी दे दीजिए। तो वो पूछता है कितनी, तो आप बोलते हैं कि 1 किलो 2 किलो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, वो सब्जी खरीदने के लिए कहा गया और उसने कहा कि आलू दे दो। तो उसने कहा कितने आलू, तो उसने कहा 2 kg, ठीक है। ये उसने बताया वेट, क्लियर। या हम कह सकते हैं टेक्निकली मास, ठीक, दैट इज 2 kg, क्लियर। देन अगर आप मान लीजिए कभी कोई कुर्सी खरीदने के लिए गए और उसने कहा कि कितनी हाइट चाहिए कुर्सी की, तो आपने कहा कि भैया 2 मीटर रख दो, ठीक है, हाइट। या कभी आप एक रॉड खरीदने के लिए गए तो आपने कहा कि उसने पूछा कितनी लंबी रॉड चाहिए, मतलब लेंथ कितनी होनी चाहिए रॉड की, तो वो आपने बता दिया कि लेंथ जो है वो 4 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आप रूम में बैठे हैं और आपको बहुत गर्मी लग रही है, तो किसी ने कहा कि कितना टेम्परेचर है आज का, तो वो टेम्परेचर आपने मेज़र करके बता दिया कि टेम्परेचर जो है वो 25 केल्विन है, लेट अस सपोज ये टेम्परेचर की यूनिट है, ठीक। या जनरली आपको जो सुनने को मिलता है वो 22 डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी सुनने को मिल सकता है। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो मास हो, वेट हो, हाइट हो, लेंथ हो, टेम्परेचर हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए, ताकि सामने वाले को ये समझ में आ जाए कि आप एग्जैक्टली कितना अमाउंट या कितना साइज़ उस क्वांटिटी का चाहते हैं, ये करने के लिए हमें उसके मेज़रमेंट को बताना पड़ता है। तो ये जो आपके सामने लिखा है 2 kg, 2 मीटर, 4 मीटर, 25 डिग्री सेल्सियस, ये सब क्या है? इन फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट। सो अगर आप इन सभी के मेज़रमेंट में देखें तो एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी। एक तो कुछ नंबर हैं सभी में, और उसके बाद एक यूनिट लिखी हुई है, एक और कुछ नंबर है। जैसे अगर हम बात करें लेंथ, हाइट, इन सब में मीटर आ रहा है, इसको एम को बोलते हैं मीटर। और जब भी हम वेट या मास मेज़र करते हैं तो नंबर के बाद एक सिंबल लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं किलोग्राम, ठीक है। तो ये जो किलोग्राम है, मीटर है, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, इन सभी को हम बोलते हैं यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स। और ये जो क्वांटिटी हैं इनको हम फिजिकल क्वांटिटी नाम देते हैं, क्लियर। सो अगर मैं बात करूं कि मेज़रमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किस तरह से लिखा जाता है, एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट। अब क्वेश्चन उठता है कि फिर यूनिट क्या है सर, व्हाट इज़ यूनिट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, 5 मीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, क्लियर। सो ये 1 मीटर का 5 टाइम्स है, मतलब 1 मीटर कुछ लेंथ होती होगी, उसका ये रॉड 5 टाइम्स है, क्लियर। जैसे ये जो 1 मीटर है ये यूनिट है आपकी लेंथ की। मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि सर नहीं, मैं तो 1 मीटर को यूनिट नहीं मानूंगा, मैं तो लेंथ की यूनिट जो है, मैं तो लेंथ को इस मार्कर से मेज़र करूँगा, ओके। सो मैं चाहता हूँ कि मैं इस रॉड की लेंथ को मार्कर को यूनिट मानते हुए मेज़र करूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पे टच करूँ, देखो 1 मार्कर, ओके, 1 ओ। सो इसको मैं ऐसे बिना टच किए दिखा देता हूँ। लेट अस सपोज 1 मार्कर, 2 मार्कर एंड हाफ, सो आई कैन से इट इज़ 2.5 मार्कर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट के बदलते ही
ये नंबर भी क्या हो जाता है, चेंज। क्लियर? यानी कि ये n इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने यूनिट किसको माना हुआ है। ठीक है, अगर मैंने मार्कर को यूनिट माना है तो फिर इस रॉड की लेंथ जो है वो 2.5 इंटू मार्कर लिखेंगे। अगर मैंने यूनिट 1 मीटर माना हुआ है तो इसकी लेंथ जो थी वो 5 मीटर थी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, क्या मार्कर यूनिट मानना बनाना एक अच्छी बात है? क्या ये सही है? तो देखो इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम क्या है आपकी कि मान लो मैंने अभी मैं अभी घर से निकला अपने और मैंने कहा कि मुझे जो है एक बोर्ड ख़रीदने जाना है। ठीक है, अब मैंने कहा कितना बड़ा बोर्ड चाहिए मुझे, तो मैंने कहा ऐसा ही बोर्ड चाहिए मुझे। तो मैंने इसको मेज़र करना शुरू किया। देखो मैंने कहा 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5, 6, 7, लगभग 7 मार्कर हम कह सकते हैं। तो मैंने फ़ोन किया फर्नीचर वाले को, मैंने कहा भैया मुझे 7 मार्कर हाइट वाला एक बोर्ड बनवाना है। ठीक है, अब उसने कहा कि अच्छा भैया अभी बना देते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उसके पास ये मार्कर ना होकर ये वाला मार्कर था। अभी ये मार्कर को जब वो मेज़र करेगा तो वो क्या कहेगा, अच्छा मैं बनाता हूँ अभी लो। तो वो मेज़र करना जब शुरू करेगा तो कुछ ऐसे मेज़र करेगा 1 2 3 4 5 6, ये तो ऊपर चला गया। यानी कि वो जो बोर्ड बनाएगा वो मेरे वाले बोर्ड से बहुत बड़ा मिलेगा। उसका रीज़न क्या हुआ कि उसके पास एग्जैक्टली ये वाला मार्कर नहीं होगा। क्लियर? सो जिस चीज़ को आप यूनिट मान रहे हैं उस चीज़ का यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का मतलब कि जो चीज़ आपके पास है वो चीज़ हर किसी इंसान के पास होनी चाहिए, तभी वो यूनिट बनने के लायक है। क्लियर? सेम बिल्कुल होना चाहिए उसके पास मार्कर, तभी आपका जो 7 मार्कर का बोर्ड होगा वो उसका भी वही 7 मार्कर का बोर्ड होगा। क्लियर? सो रैंडमली वी कैन नॉट डिफाइन एनी यूनिट्स। ठीक है, लोगों ने बहुत साल पहले एक स्टैंडर्ड यूनिट्स को डिफाइन कर रखा है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। ठीक है, और अब हम उन्हीं को स्टैंडर्ड मानते हुए अपने आसपास की चीज़ों का मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि स्टार्टिंग में जो फिजिकल क्वांटिटी थी, लोगों ने कहा कि भाई फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की हैं। अगर हम बात करें हमारे आसपास जितने भी हमारे सराउंडिंग में फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक बेस क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी क्या होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको किसी और क्वांटिटी के टर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे अगर मैं बात करूं लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके बेस क्वांटिटी के। मतलब आप लेंथ को किसी दूसरी क्वांटिटी के टर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। और मास वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं आप? लेंथ का क्यूब। सो हम डेंसिटी को मास और लेंथ के टर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए डेंसिटी को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और इन लेंथ, मास, टाइम को हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज़। क्लियर? ऐसे ही बेस क्वांटिटी की जो यूनिट डिफाइन की गई उस समय, ठीक है, लोगों ने कहा कि लेंथ मेज़र करना है, इस बोर्ड की लेंथ मेज़र करना है, 1 डायमेंशनल साइज़, तो उसके लिए क्या यूनिट माने हम? तो उन्होंने क्या किया कि एक सर्टेन लेंथ को, मान लो इतनी सी लेंथ को उन्होंने 1 मीटर बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई इसकी जो यूनिट होगी वो 1 मीटर होगी। ठीक है, अब अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि बताओ इस लेंथ की ये कितनी लेंथ है, तो आप क्या करेंगे? ध्यान समझो, इसको जिसे आपने 1 मीटर माना है आप पहले यहाँ रखेंगे। ठीक है, 1,
फिर इसको उठा के यहाँ रखेंगे। सो ऑलमोस्ट आपने देखा कि जिस रेफरेंस को आपने 1 मीटर माना उसको अगर मैं 2 बार इस पे रखूँ 1 एंड 2, सो ऑलमोस्ट ये जो लेंथ है आपकी वो इस लेंथ का 2 टाइम्स है। क्लियर? सो अगर मैं इसको 1 मीटर मानूं तो ये जो टोटल लेंथ आएगी इसकी उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मीटर। इज दैट क्लियर? सो इस तरह से फिर लोगों ने मेजरमेंट करना शुरू किया। ऐसे ही मास की अगर हम बात करें तो लोगों ने क्या किया, एक सर्टेन वेट को, ठीक है, एक सर्टेन वेट को उन्होंने माना कि लेट अस सपोज इसका वेट 1 kg है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं इस वाले इस ऑब्जेक्ट के वेट को मेज़र करना चाहता हूँ तो लोगों ने, आपने देखा होगा कि तराजू बनाना शुरू किए। ठीक है, लाइक दिस। ठीक, और फिर उन्होंने क्या किया, अगर इसको मेज़र करना है तो मान लो जिसको तुमने 1 kg माना था वो 2 पीस इसमें जब हमने रखे तब जाकर ये बैलेंस हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि इसका वेट कितना होगा 1 kg प्लस 1 kg, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 1 kg। क्लियर? तो धीरे धीरे इस तरह से मेजरमेंट करना लोग सीख गए। उन्होंने इन बेस क्वांटिटीज़ की कुछ यूनिट्स डिफाइन की। ठीक है, यूनिट मतलब डेफिनेशन अगर हम बात करें, इट इज़ द बेसिक अमाउंट। ठीक है, इट इज़ सम रेफरेंस अमाउंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ऐसी कितनी बेस क्वांटिटी थी? अगर हम शुरुआत में बात करें तो लेंथ, मास और टाइम को ही बेस क्वांटिटी माना गया। केवल 3 बेस क्वांटिटी थी बहुत शुरुआत में। ठीक है, और बाकी सब क्या थी जो इनसे बनाई जा सकती थी? डिराइव्ड क्वांटिटी। इन सभी की यूनिट्स को कंबाइंडली हम नाम देते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब जिसमें बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी की भी यूनिट डिफाइन की गई हो और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की भी यूनिट्स डिफाइन की गई हों। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कुछ स्टार्टिंग के सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें जो बेस क्वांटिटी मानी गई थी वो थी लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, केवल 3 बेस क्वांटिटी। सबसे पहला जो था आपका दैट इज़ FPS। ठीक है, FPS सिस्टम मतलब कुछ लोग मिले, ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह, उन्होंने कहा कि लेंथ की जो यूनिट होगी दैट विल बी फुट। ठीक है, सबसे पहले, आज भी चलता है फुट, है ना, ऐसा नहीं है कि अब ये ख़त्म हो गई है। आज भी बहुत सारे मेज़रमेंट, अगर आप देखोगे कहीं पे प्लॉट वगैरह ख़रीदने के लिए जाओगे तो अब भी स्क्वायर फुट में प्लॉट का एरिया बताया जाता है। ठीक है, सो वो डिपेंड करता है कि कभी अगर बड़े साइज़ को मेज़र करना है तो आपने फुट यूज़ कर लिया। मान लो आपको अगर छोटे से साइज़ को मेज़र करना है तो हो सकता है आप सेंटीमीटर यूनिट को यूज़ कर लो। ठीक है, सो FPS सिस्टम में लेंथ की यूनिट को बताया गया फुट, मास की यूनिट को मेज़र किया गया पाउंड में, मतलब पाउंड, एक गिवन सब्सटेंस को कुछ पाउंड माना गया, 1 पाउंड माना, और फिर हमने सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं उनके मासेस को पाउंड में डिनोट करना शुरू किया। देन टाइम को मेज़र किया गया सेकेंड में। ठीक है, इसकी यूनिट बताई गई सेकेंड। देन फिर CGS सिस्टम आया, उसने कहा कि नहीं, हम तो लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर मानेंगे, और जो सेंटीमीटर यूनिट है वो फुट के कंपैरिजन में छोटी होती है। क्लियर? सो अगर किसी को छोटी छोटी लेंथ मेज़र करना है तो रादर देन फुट के वो CGS सिस्टम यूज़ कर लेता है, क्योंकि उसमें बहुत माइन्यूट जो है मेज़रमेंट के ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्योंकि सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। भाई मान लो मैं आपसे कहूँ कि इतनी लेंथ 1 फुट होगी। ठीक है, अब अगर किसी की लेंथ ही इतनी है तो उसको एग्जैक्टली मेज़र कर पाना मुश्किल है ना। ठीक है, अब हमें नहीं पता ये कितना है, लेकिन अगर मैंने इसको भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया और मैं कहूँ ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3, 4, तो अगर यूनिट छोटी होगी तो और प्रिसाइज मेज़रमेंट आप कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन हम लोग अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो CGS में अगर हम बात करें तो मास की यूनिट ग्राम, टाइम की सेकेंड।
MKS में अगर हम बात करें तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, इनमें आपस में कुछ रिलेशंस भी हैं, ये कन्वर्जन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि भाई जैसे मीटर और सेंटीमीटर में अगर हम बात करें तो 1 मीटर जो होता है आपका वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन आपको बहुत क्विकली याद होने चाहिए। 1 kg जो आपका होता है दैट इज 1000 ग्राम। ठीक है, सेकेंड तीनों में ही सेम यूनिट है। ठीक है, सो MKS में और CGS में रिलेशन आपको पता है। अब मैं आपको ये काम दे रहा हूँ, नेट पे या आप आसपास से पता करके ये निकाल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में फुट कितना है, ग्राम में पाउंड कितना है, ये आपको पता करना है। ठीक है, नाउ लेट मी टेक अनदर स्लाइड। अगर आज की डेट में हम बात करें, जैसे पहले के सिस्टम में केवल 3 बेस क्वांटिटी थी, लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन अगर आज की डेट में बात करें तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट अभी चलता है दैट इज SI सिस्टम। ठीक है, SI सिस्टम में टोटल स्टार्टिंग में 7 फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेप्ट की गई थी। 7 बेस क्वांटिटीज, 7 बेस क्वांटिटीज वर एक्सेप्टेड। ठीक है, जो कि जिसमें से 3 की अगर हम बात करें दैट इज मास एंड मीटर, दैट इज लेंथ, क्लियर, टाइम एंड मास। ये एज इट इज आपकी MKS वाली हैं। ठीक है, और इनकी यूनिट भी जो MKS सिस्टम में थी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड एंड मास की किलोग्राम, जो MKS सिस्टम में थी यूनिट, वही यूनिट हमने एज इट इज ले ली। बाकी की 4 नई फिजिकल क्वांटिटी इसमें ऐड की गई। जैसे जैसे फिजिक्स डेवलप हुई, नई नई फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाई गई, डिस्कवर की गई और उनकी यूनिट्स को भी डिफाइन करना पड़ा। सो उनमें से नई क्वांटिटी क्या थी, जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर की यूनिट माना गया केल्विन को, तो एक सर्टेन टेम्परेचर को हम 1 केल्विन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ एक नई क्वांटिटी डिस्कवर हुई इलेक्ट्रिक करंट, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को, जो घरों में हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को हमने 1 एम्पियर करंट माना। ठीक है, तो इसकी यूनिट है आपकी एम्पियर। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट है सब्सटेंस का, उसकी यूनिट मोल मानी गई। देन जो बल्ब वगैरह हमारे घर में हैं वो कितनी रोशनी चारों तरफ फैला रहे हैं, उसका जो मेज़रमेंट है वो किया गया इन कैंडेला में। ठीक है, उसकी जो यूनिट बोली गई दैट वाज कैंडेला। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। स्टार्टिंग में केवल 7 बेस क्वांटिटी थी, लेकिन बाद में फिर और डेवलपमेंट हुआ और 2 नई बेस क्वांटिटी और ऐड की गई। ठीक है, जिसमें से एक का नाम है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल आप छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हो। प्लेन एंगल क्या होता है आपका, मान लीजिए 2 लाइन है आपकी और इन दोनों लाइंस के बीच में जो ये एंगल सबटेंड हो रहा है, ये जो 2 डायमेंशनल स्पेसिंग है, ठीक है, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। और अगर मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं इसको एक आर्क को कंप्लीट करूँगा। इस आर्क की लेंथ अगर L है और इस पॉइंट O से यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल R और यहाँ तक की डिस्टेंस भी कैपिटल R है, तो आई कैन से दिस थीटा इज इक्वल टू L/R। ठीक है, इस तरह से हम एंगल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू निकल के आती है, इसको जो SI यूनिट है इसकी दैट इज रेडियन। एंगल की जो SI यूनिट है दैट इज रेडियन। सर नाउ व्हाट इज सॉलिड एंगल, अगर हम बात करें सॉलिड एंगल क्या होता है, तो सॉलिड एंगल आप ऐसे समझें कि एक आर्क के एंड पॉइंट्स को एक पॉइंट पर मिलाने से बनता है प्लेन एंगल। वहीं पर अगर मान लीजिए आपके पास एक सरफेस दे रखा होता, लेट अस सपोज आपके पास एक सरफेस इस तरह से दे रखा होता जिसका सरफेस एरिया है S। ठीक है, और अगर मैं इसके पेरिफेरी के हर एक पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दूं लाइक दिस, ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि एक 3 डायमेंशनल कोन फॉर्म हो जाएगा, एक 3 डायमेंशनल कोन। तो इसके अंदर जो रीजन होगा दैट विल बी 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल स्पेसिंग है और इस कोन के अंदर 3 डायमेंशनल स्पेसिंग होगी। उस 3 डायमेंशनल स्पेसिंग को ही हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। और इसका सिंबल होता है आपका लाइक दिस। वैल्यू इसकी होगी जिस सरफेस एरिया के पेरिफेरी से आप इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हो, उस सरफेस का एरिया दैट इज ए डिवाइडेड बाई पेरिफेरी से इस पॉइंट ओ की डिस्टेंस हर एक की सेम होगी दैट इज आर। सो वी विल राइट ए अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकली अगर आपको देखना हो तो लेट मी शो यू। मान लीजिए आपने बाज़ार में मूंगफली वगैरह खाई होंगी छोटे में, अब तो खैर इतना नहीं होता है। पहले जो मूंगफली वाले होते थे या कोई जैसे बेर वगैरह भी ऐसे बेचे जाते थे, जो 90s में होंगे उन्हें याद होगा। तो वो कुछ इस तरह से कोन बना के, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे वो रख के उसमें दे देते, ठीक है, लाइक दिस, ठीक। तो ऐसा एक कोन बनता था, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्पेसिंग आप इसमें देख रहे हो, इस कोन में ध्यान से देखें, ये कोन टाइप की शेप बन जाएगी आपकी लाइक दिस। और इसके अंदर जो 3 डायमेंशनल स्पेसिंग आप देख रहे हो, इस 3 डायमेंशनल स्पेसिंग को ही हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये 3 डायमेंशनल स्पेसिंग होगी वी कैन से सॉलिड एंगल उतना ही ज़्यादा है, ठीक है ना। सो ये एक आपका लाइव एग्जांपल हो गया सॉलिड एंगल का। इसको डिटेल में भी हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर में इसका आगे यूज़ आएगा, ठीक है। नाउ लेट मी टेक द डेफिनेशंस ऑफ यूनिट। मैंने अभी बताया ना कि जितनी भी बेस क्वांटिटी डिफाइन की गई, उन बेस क्वांटिटी का, जैसे लेंथ का मैंने बात कहा था कि लेंथ की यूनिट आपकी होती है मीटर। तो 1 मीटर कितनी लेंथ को कहेंगे, ठीक है। सो साइंटिस्ट ने उस समय क्या कहा कि वैक्यूम के अंदर, जैसे 1 मीटर की डेफिनेशन क्या दी कि वैक्यूम के अंदर जो सनलाइट है वो कितने सेकंड में 1/299 इतने सेकंड के अंदर सनलाइट वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उस डिस्टेंस को 1 मीटर कहा जाएगा। तो वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो आप, तो दैट d इज इक्वल टू 1/2999972 इंटू 3 × 10⁸ ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो डिस्टेंस आती है, इसको लोगों ने कहा कि हम ऑलमोस्ट 1 मीटर मान सकते हैं, ठीक है। सो ये डिफाइन कर दिया गया लेंथ को। ऐसे ही मास की अगर हम बात करें कि 1 किलोग्राम मास किसको बोला जाएगा, तो वो डिफाइन किया गया, द किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, ए प्लेटिनम इरिडियम अलॉय सिलेंडर। एक प्लेटिनम और इरिडियम से मिलकर बना हुआ सिलेंडर है, ठीक है। और उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है कि उस सिलेंडर का जो वेट होगा उसी को हम 1 kg बोलेंगे। वो रखा कहाँ गया है, कैप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स ऑफ सर्वर नियर पेरिस फ्रांस, ठीक है। मतलब उस समय पेरिस और फ्रांस में रखा हुआ था कि 1 kg किस वेट को बोलेंगे, तो वहाँ लाइब्रेरी में रखा गया है, ठीक है। लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, बोला अच्छा इसको 1 kg बोलते हैं। फिर उसी से बाकी सभी ये जो वेट वगैरह आप देखते हो दुकानों पर, शॉप्स पर, वो डिसाइड किए गए, बनाए गए। दिल्ली में भी अगर आप इंडिया में बात करो तो NPL करके एक साइंटिफिक बॉडी है जहाँ पर इस तरह के जो यूनिट्स के स्टैंडर्ड हैं वो वहाँ पर मेंटेन किए गए हैं, रखे गए हैं। तो कभी आप दिल्ली जाओ तो NPL में विजिट करके देख भी सकते हो, ठीक है। सो इनको याद नहीं करना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इनको याद करने लग जाते हैं। NCERT ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि दीज डेफिनेशन आर फॉर ओनली क्यूरियोसिटी पर्पस एंड फॉर जनरल नॉलेज, ओके।
सो यू शुड नॉट क्रैम दीज डेटा, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि यस 1 मीटर, 1 kg, 1 सेकेंड, 1 एम्पियर, ये आखिर बोलते किनको हैं, ठीक है। तो ये डिफाइन किया है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है कि जो भी बेस क्वांटिटीज़ हमने डिफाइन की हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम और भी बहुत सारी क्वांटिटी है, जिनमें से कुछ बेस क्वांटिटीज़ को हम मेज़र करना सीखेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें से पहली जो सबसे बेस क्वांटिटी है दैट इज़ लेंथ। लेंथ को किस तरह से मेज़र किया जाता है, ठीक है। सो जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हो, लेंथ मेज़र करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी लेंथ मेज़र करना जा रहे हो, ठीक है, मतलब उसकी रेंज क्या है बेसिकली। तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, दोनों ही मेथड यूज़ करने से पहले आपको देखना होगा कि रेंजेस किस ऑर्डर की हैं, लेंथ किस ऑर्डर की हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट मेथड की, ठीक है, ये कब यूज़ किए जाते हैं, ये 2 केसेस में यूज़ किए जाते हैं। या तो बहुत बड़ी डिस्टेंस हो, बहुत बड़ी लेंथ हो, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं कहूँ अर्थ से सन की डिस्टेंस, अब लेंथ मेज़र करो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, अर्थ से सन बहुत दूर है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि एटम के अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ बताओ, ठीक है, तो भाई उनका साइज़ तो दिखते भी नहीं है हमें, कई बार इतने छोटे होते हैं। सो ये बहुत ही छोटा साइज़ हो गया, ठीक है, जो इवन आँखों से विजिबल भी ना हो, ठीक। तो अगर इतने छोटे या इतने बड़े साइज़ की बात हो तो फिर हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। देन लार्ज डिस्टेंस मेज़र करने के लिए जो मेथड है, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार्स बेसिकली मेज़र करने के लिए जो मेथड है उसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड, क्लियर। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, पैरेलैक्स मेथड को। देन स्मॉल डिस्टेंसेस मेज़र करने के लिए अगर हम बात करें लाइक साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, तो उनको मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होते हैं दोज आर नोन एज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। सो इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें कि ये तो हो गई, देखो डेली के हमारे यूजेस में ये लेंथ नहीं आती हैं, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि आप सूरज से, चंद्रमा से डिस्टेंस मेज़र कर रहे होते हो डे टू डे बेसिस पे। डे टू डे बेसिस पे आप बहुत नॉमिनल चीज़ों के मेज़रमेंट करते हो, ठीक है, जैसे कमरे की लेंथ कितनी है, ये दरवाजे की हाइट कितनी है, मैं कहीं प्लॉट ख़रीदने जा रहा हूँ तो उसका कितना एरिया है, ठीक। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि भाई कोई मान लो ये मार्कर है, इसकी थिकनेस कितनी है, कोई छोटा सा स्फेयर है उसका डायमीटर कितना है। सो डे टू डे बेसिस पे अगर हम बात करें तो जो हमें रेंज मिलती है मेज़रमेंट की, तो वो कुछ इस ऑर्डर की होती हैं, ध्यान से देखो, इस ऑर्डर की, ठीक। जैसे मैं कहूँ अगर आपको मेज़रमेंट करना है 0.001 मीटर से 100 मीटर तक, तो जो आपकी डिवाइस यूज़ होती है इसके लिए दैट इज़ नोन एज मीटर स्केल, ठीक है। मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल, रूलर जो आप यूज़ करते हो 9th-10th में उसको सेंटीमीटर स्केल बोलते हैं। और जो आप जनरली देख सकते हो जब कभी घर वगैरह बन रहे होते हैं, ठीक है, या टेलर वगैरह जो होते हैं, ठीक, उनके पास आपको ये मीटर स्केल मिल जाएगी, ठीक है। और वो लगभग कितनी डिस्टेंसेस मेज़र करने के लिए होता है, 0.001 मीटर से 100 मीटर, क्लियर। 100 मीटर का कपड़ा होता है, 100 मीटर का मान लो दरवाज़ा वगैरह, जो भी आप मेज़र करना चाहो, ठीक है। सो अगर मान लो मैं इससे छोटा मेज़र करना चाहता हूँ, 0.001 मीटर से भी छोटी लेंथ मेज़र करना चाहता हूँ, ठीक है। 0.001 अगर मैं बात करूँ ये क्या है, ध्यान से समझो। 1 मीटर आपका होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, 1 सेंटीमीटर आपका होता है 10 मिलीमीटर के इक्वल, ठीक है। ये कुछ कन्वर्जन्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखने चाहिए ये, क्योंकि ये बहुत यूज़ होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मीटर आपका 1000 मिलीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। सो 0.001 मीटर अगर मैं कहूँ तो इट इज़ इक्वल टू 0.001 मीटर इज इक्वल टू 1 mm,
क्लियर? सो वी कैन से कि अगर आपको 1 mm से लेकर 100 मीटर तक मेज़रमेंट करना है तो मीटर स्केल इज़ अ गुड चॉइस, ठीक है। लेकिन अगर किसी की लेंथ 1 mm से भी कम है, जैसे अगर आप अपने एक बाल को तोड़ के देखेंगे तो उसकी जो विड्थ होगी बाल की वो 1 mm से भी कम होती है। सो 1 mm बाल की विड्थ को आप मीटर स्केल से मेज़र नहीं कर सकते, विड्थ कह रहा हूँ मैं, ठीक है। सो अगर इससे भी छोटी लेंथ है लाइक 0.001 mm यानी कि 0.1 mm के ऑर्डर की, तो फिर जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। और अगर इससे भी छोटी लेंथ है तो जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर, ठीक है। सो अब हमने मेनली सीख लिया है कि लेंथ एक तो क्या रेंज है उसकी, पहले हमें वो देखना होगा, रेंज के अकॉर्डिंग हमें डिवाइस सेलेक्ट करनी होगी और फिर कैसे मेज़रमेंट करना है वो सीखना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले हम आ रहे हैं कि अगर हमारी लेंथ इस ऑर्डर की है, ठीक है, तो मीटर स्केल यूज़ करेंगे और उसको कैसे यूज़ करेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट। बिफोर दैट लेट मी ऑल्सो टेल यू सम इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ। जैसे अगर मैं कहूँ सेंटीमीटर, ये बहुत यूज़ होगा फिजिक्स में। सेंटीमीटर मतलब मीटर से छोटी यूनिट है और सिंबल है ये 10⁻⁻² मीटर के इक्वल है, यानी कि हम कह सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही मिलीमीटर की अगर बात करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर, सो 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है, ठीक है। ये आपने कई सारे तो सुन भी रखे होंगे छोटी क्लासेस में। देन अगर हम बात करें माइक्रोमीटर की, ठीक है, तो माइक्रोमीटर आपका कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोमीटर दिया है मतलब 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9। अगर एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है कहीं 1 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है। इसी तरह से आगे पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, ठीक है, पिको में 10⁻12, फेम्टोमीटर अगर दे रखा है तो इसका मतलब 10⁻15 मीटर, ठीक है। सो आपको यूनिट का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलो, सो नाउ लेट मी टेक अनदर स्लाइड। देखो अभी तक आपने जो यूनिट्स पढ़ी थी, लेट मी शो यू अगेन। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। फिजिक्स पढ़ते समय, कॉपी पर पेन चलाते समय 11th-12th में आपको ये यूनिट बहुत काम आएंगी, ठीक है। लेकिन जब आप डे टू डे लाइफ में आओगे, जब सही में आप कहीं पर प्लॉट खरीदने जा रहे हो, कहीं पर ज़मीन खेती खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो रोज़मर्रा के जीवन में आपको ये वाली यूनिट बहुत काम आती हैं, ठीक है, जो लिख रखी हैं हमने। हालांकि इनका एग्ज़ाम में स्कोप थोड़ा सा कम है, इंपॉर्टेंस कम है, बट डे टू डे लाइफ में दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ से क्लास के बाद बाहर निकलते हैं और कहीं आप एकदम जोश में आ गए, बोलो मैंने तो पढ़ लिया मेज़रमेंट, लाओ सब नाप दूंगा मैं, और आप कहीं गए तो आप तो मन में लेके जा रहे हो मीटर, सेंटीमीटर, ये सब, लेकिन जैसे ही आप ज़मीन खरीदने जाओगे या कहीं प्लॉट देखोगे तो बातें होंगी गज में, मरले में, इंच में, फुट में, ठीक है। सो इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये ऐसा ही सिस्टम ने नहीं बनाई है, ये लोगों ने अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ यूनिट्स बना रखे हैं। आप इसको देखें ध्यान से, 1 इंच आपका होता है 2.54 सेंटीमीटर के। एक और चीज़ बेटा देखो, एक होता है मैथमेटिकली यूनिट्स का पता रखना और एक होता है कि चीज़ों को विजुलाइज करना, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरी हाइट का आधा आदमी, तो आपके माइंड में तुरंत विजुलाइज हो जाएगी उसकी हाइट, क्योंकि आपको मेरी हाइट पता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 फीट हाइट का एक आदमी, तो हो सकता है आपको विजुलाइज ना हो, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं ये क्लियर है कि 1 फीट आखिर दिखता कितना होगा, ठीक है भाई। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 0.3 मीटर होता है, मैथमेटिकली आई नो, बट 1 फीट
फिजिकली कितना बड़ा दिखाई देगा ये ज़्यादातर बच्चों को विजुलाइज नहीं रहता है, वो बस मैथमेटिकली सब याद कर लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में कभी कोई ऐसे उन्हें दिखा दे कि ये मार्कर है आपके सामने, बताओ ये कितने इंच का है, तो दे डू नॉट नो, दे विल रन टुवर्ड द इंची टेप एंड स्केल्स वगैरह, कहेंगे स्केल लाओ मैं तो मेज़र करके बताऊंगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा आइडिया आपको होना भी चाहिए कि आखिर चीज़ों को देख के एक लगभग सा आइडिया आप बता दो कि ये कितनी हाइट होगी, इसकी कितनी विड्थ होगी। जैसे ऐसा ही मैं एक आइडिया आपको देता हूँ, पुराने ज़माने के लोगों में ये बहुत अच्छा होता था, मतलब वो बहुत कम इधर उधर भागते थे, वो देख के ही बता देते थे कि अच्छा ये घर तो, ये छत तो 6 फीट की है, ये आदमी तो 5 फीट का है, ये दरवाज़ा तो इतने फीट का है। बोरी को जैसे उन्होंने उठाया, उन्होंने उठा के ही बता दिया ये तो इतने किलो की है। ठीक, क्यों? उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता था चीज़ों का। ठीक है, सो जैसे मैं आपको बताऊं 1 इंच इज़ 2.54 सेंटीमीटर। अगर आप देखेंगे इंची टेप में भी, मेजरिंग टेप में भी, तो ये आपकी जो 4 फिंगर है, ये वाली फिंगर है, इसका जो फर्स्ट कट होता है, फर्स्ट कट यहाँ से लेके टिप तक की जो लेंथ होती है ये ऑलमोस्ट आपकी 1 इंच के इक्वल होती है। ठीक है, सो अगर मैं कहूँ 3 कट हैं तो ये पूरी उंगली आपकी लगभग कितने इंच की होगी? 3 इंच की होगी। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे कह सकता हूँ, आपको ये भी याद हो जाएगा कि भाई एक कट 1 इंच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। कोई भी इंसान, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कोई भी इंसान हमेशा ऑलमोस्ट 3.5 हैंड का होता है। ठीक है, जैसे मैं इस कोहनी से इस टिप तक को अगर मैं रेफरेंस मानूं तो हर आदमी अपने इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक अगर मैं बात करूं तो उसका 3.5 टाइम्स होता है। जैसे मैं आपको एक मेज़रमेंट करके दिखाता हूं, आप ऐसे करें लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक 1 काउंट करना है, देन इसको बेंड करना है लाइक दिस, ये 2 काउंट हो गया। अगेन ये जहाँ टच कर रहा है वहाँ से जब आप इसको मेज़र करोगे 3 एंड 3.5। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, जैसे मैंने मेज़र किया तो 3.5 4 आर्म आप कह सकते हो। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये 3.5 टाइम्स हुई। अब मेरी टोटल हाइट बस एक बार मेज़र करना है मुझे। ठीक है, एक बार मेज़र कर लो कि भाई मैंने जैसे देख लिया अपना, एक बार मेज़रमेंट करके 5.5 फुट ये मेरी हाइट है मान लीजिए, और कितने हाथ हैं? 3.5। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, 5.5 को 3.5 से डिवाइड कर दूंगा और मुझे मिलेगा 1.5 ऑलमोस्ट फिट। यानी कि अब मुझे पता चल गया कि मेरी कोहनी से लेकर इस टिप तक की जो लेंथ है वो 1.5 फिट है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग अपनी अपनी लेंथ मेज़र कर सकते हैं कोहनी से लेकर टिप तक की। ठीक है, अब ये उनके लिए फेल हो जाएगा बेटा जिनकी हाइट अभी बढ़ रही है धीमे धीमे। ठीक है, उनके लिए चेंज हो जाएगा। मान लो किसी की हाइट अगर 6.5 है तो 6.5 डिवाइडेड बाई 3.5 डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब हम लोग तो क्या है 30 के बाद हाइट बढ़ना जो है कम हो जाती है, मतलब कांस्टेंट हो जाती है हाइट, तो हमारी ये जो वैल्यू है 1.5 फीट ये कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अब अगर मुझे मान लो इस बोर्ड की हाइट मेज़र करनी है तो बहुत इजी है। देखो क्या करूँगा मैं, यहाँ से 1 देन 2 एंड लगभग 3 और 2, सो 2 हाथ पूरे गए मेरे ये, यानी कि 1.5 फुट, देन 3 फुट, और ये उंगली 3 इंच की है, 3 और 4, यानी कि इसकी हाइट कितनी हुई 3 फुट 4 या 5 इंच, 3 फुट 5 इंच। इसको कैसे लिखूंगा मैं, 3 फुट 5 इंच, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको इंची टेप वगैरह के पास भागना है, मेजरिंग टेप के पास भागना है। डे टू डे लाइफ में आप कुछ स्किल्स एक्वायर करके
विजुलाइज कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है, कि आखिर कितना बड़ा होगा 3 फुट 5 इंच का अगर मैं बोर्ड बात करूं, ठीक है। तो अब अगर मुझे कोई बोलेगा ना 3 फुट 5 इंच, तो मेरे को इमीडिएटली इतना बड़ा वाइट बोर्ड क्लियर हो जाएगा, विजुलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने कुछ तरीके बता दिए, बाकी आप ये चीज़ें याद रखिए। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 गज या 1 यार्ड एक ही बात होती है, 1 गज में 3 फुट होते हैं, देन 1 फुट में 12 इंच और 0.3 मीटर, ये आप याद रख सकते हैं। 1 मरला जो होता है ये भी यूनिट है, ये 25 गज के इक्वल होती है, ठीक है। सो जनरली अगर आप कभी प्लॉट वगैरह देखने जाओगे ना, तो ऐसे बोलते हैं 6 मरले का प्लॉट है। 6 मरला मतलब 25 इंटू 6 150 गज, 150 गज का प्लॉट ठीक ठाक होता है। तो एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ, जो लोग भी ये क्लास सुन रहे हैं, आप आज अपने घर पे जाना और घर वालों से पूछना कि भाई हमारे ये जो प्लॉट है इसका साइज़ क्या है पापा, तो देखना वो आपको किस में बताएंगे, ठीक है। वो हो सकता है आपको गज में बताएं, हो सकता है आपको इंच में फुट में बताएं, ठीक है, हो सकता है मरला में बताएं कितने मरले का है, ठीक है। सो आप पूछना ज़रूर एक बार कि हमारे प्लॉट का साइज़ क्या है, ठीक है। कई बार आपको और भी बड़ी बड़ी यूनिट्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। सो हम देखेंगे एक एक करके। फ़िलहाल मैं अगर आपसे बात करूं कि मीटर स्केल दिखती कैसी है, तो वो कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। और जो आपने छोटी क्लासेस में यूज़ की होगी वो कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। बाकी अगर थोड़ी और लंबी लेंथ, जैसे हमने कहा ना 100 मीटर तक, तो ये तो स्केल इतनी बड़ी तो लोगे नहीं, टूट जाएगी। तो ये इस तरह के इंची टेप्स आते हैं, ठीक है, मेजरिंग टेप बोलते हैं इनको। जो कारपेंटर हो गए या जो घर वगैरह बना रहे होते हैं उस समय वॉल वगैरह की हाइट मेज़र करने के लिए वहाँ मेजरिंग टेप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी ये मेजरिंग टेप होते कैसे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, मान लीजिए, देखो इसको देखो ध्यान से, ये जो ऊपर की डिजिट लिखी हुई हैं आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 जो थोड़ा बड़े में फैली हैं, ये होती हैं आपकी इंच में, ठीक है। ये 1 इंच, ये 2 इंच, ये 3 इंच, ये 4 इंच, ये 5, और जो नीचे की तरफ जो ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 10 तक जैसे ये हो गए, ठीक है। सो नीचे जो लिखे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर को, ठीक है। और ऊपर जो लिखे हैं 1 2 3 4 5 ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं इंचेस को। अब अगर ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि इंचेस को आप बढ़ाते चले जाओ, देखो लाइक दिस, तो देखो ऊपर वाले में 9 10 11 12, ये जब 12 आ गया यहाँ पर तो इसको रेड कर दिया है। रेड करने का मतलब क्या है, 12 इंचेस में 1 फुट कंप्लीट हो जाता है। और आप अगर देखोगे 12 के जस्ट बाद उसने 1 लिखा भी हुआ है, ये क्या बता रहा है कि 1 फीट है यहाँ तक की लेंथ। इसके बाद जैसे आप आगे जाओगे, जैसे 12 इंच से 13 इंच पे गए, तो 13 इंच के बगल में उसने 1 1 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 फीट यहाँ तक हो गया, 1 इंच और एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। सो ऊपर आपको इंचेस का मेजरमेंट होता है, नीचे सेंटीमीटर का मेजरमेंट होता है, क्लियर। ये आपका मेजरिंग टेप हो गया। नाउ मान लीजिए आप कहीं प्लॉट मेज़र करने गए और उसका एरिया मेज़र करना है। जनरली कैसे चलता है लैंड का रेट, आपसे वो ये कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ ज़मीन का रेट जो है मान लीजिए 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, पर स्क्वायर फीट, ठीक। देखो केवल फीट अगर दे रखा है तो वो तो हो गई लेंथ, लेकिन अगर स्क्वायर फीट लिखा हुआ है, स्क्वायर फीट मतलब ये किसकी यूनिट है, एरिया की, ठीक है। मतलब कहीं पर भी अगर ऐसे लिखा हुआ है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, ठीक, तो ये सब किसकी यूनिट है, आपकी स्क्वायर मीटर, ये सब आपकी यूनिट है एरिया की, ठीक है। इसको बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, फुट का स्क्वायर, तो वो लिखने का तरीका है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो अगर आपने लेंथ और विड्थ दोनों ही फुट में मेजर कर रखे हैं, फुट में, तो जो एरिया निकल के आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर फीट, ठीक है। तो मान लीजिए आपके सामने ये एक प्लॉट
दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो इसकी विड्थ है आप देख रहे हो, ये लिखा हुआ है 30, देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, 30 फुट 6 इंच। एक सिंगल डैश अगर लिखा है दैट इज फुट, और डबल डैश लिखा है तो इंच। ऐसे ही इसकी जो लेंथ है अगर आप ध्यान से देखो तो वो ऑलमोस्ट 50 फीट 8 इंच की है। तो अगर मान लो यहाँ पर ज़मीन का जो रेट है वो इस तरह से दिखाया हुआ है 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, यानी कि एक स्क्वायर फीट एरिया 1/1 अगर मैं बात करूँ, ये लेंथ 1 फीट होती, ये लेंथ भी 1 फीट होती, तो इतने एरिया का प्राइस जो है वो 1000 है, ठीक है। 1 स्क्वायर फीट इसको बोलेंगे, इतने एरिया को। तो बताओ इस पूरे एरिया का, इस प्लॉट का क्या कॉस्ट होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो 30 फीट और क्या लिखा था 30 फीट 6 इंच, सबसे पहले तो इसको पूरी तरह से फिट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, 30 फीट तो एज इट इज, प्लस इंचेस जो हैं इनको अगर फुट में कन्वर्ट करना है तो आपको 12 से डिवाइड करना होता है इनको, लाइक दिस, ठीक है। तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिट में, क्लियर। तो ये कितना आएगा 30 फीट प्लस 1/2 फीट, दैट इज 30.5 फीट, ये आ गया। ऐसे ही अगर हम उसमें बात करें 50 फीट 8 इंच में, 50 फीट 8 इंच में, तो ये कितना आएगा 50 फीट प्लस 8 इंच डिवाइडेड बाई 12, ये कन्वर्ट हो गया फिट में। सो दिस इज 50 फीट प्लस 2/3 फीट, ठीक है। सो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 50.6 फीट, ठीक है। सो अब अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, टोटल एरिया कितना होगा, सो दैट इज 30.5 मल्टीप्लाइड बाई 50.6, ये आ गया एरिया किसमें, स्क्वायर फीट में, स्क्वायर फीट, ठीक। अब एक स्क्वायर फीट का रेट क्या दे रखा था, मान लीजिए 1000, तो इतने स्क्वायर फीट का रेट कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये टोटल कॉस्ट आ गई आपकी इस प्लॉट की। सो इस तरह से बेसिकली हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी लैंड का टोटल कॉस्ट कितना है। सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द कॉस्ट, फाइन। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, और भी कुछ बड़ी बड़ी यूनिट्स आपको दे रखे हैं, उस पर अगर हम नज़र डालें, जैसे एक यूनिट होती है बीघा, ठीक है, ज़मीन की। जब खेती बाड़ी आप लेने जाओगे ना, एक तो हो गया प्लॉट जनरली गज, मरला, स्क्वायर फुट इस तरह से दे रखे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ज़मीन खेती के लिए ख़रीदने जाते हो, बहुत बड़ा लैंड, ठीक है, बड़ा फार्म हाउस टाइप का अगर ख़रीदने जा रहे हो, कोई कैंपस फैला हुआ है बहुत बड़े एरिया में, तो ये कुछ बड़ी यूनिट्स हैं, ठीक है। जैसे पहली यूनिट अगर हम बात करें, बीघा, बीघा किसको बोलते हैं, अगर एक स्क्वायर एरिया है, मतलब सबसे पहले तो बीघा वर्ड आते ही स्क्वायर एरिया होगा, जितना लेंथ उतना विड्थ। लेंथ कितना होगा, 44 गज, 44 गज मतलब वी कैन ऑल्सो से 44 इंटू 3 फुट, ठीक है। और विड्थ भी आपका कितना होगा, 44 इंटू 3 फुट, ठीक है ना। सो ये एक बीघा का डायमेंशन है, आपको याद नहीं करना है ये सब वैल्यूज़, जस्ट आपको विजुअलाइजेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि बीघा एक बड़ी यूनिट है एरिया की, और वो लगभग एक स्क्वायर के शेप में होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें, नेक्स्ट किला बोलते हैं, हरियाणा में बहुत फेमस है ये, किला बोलते हैं, और यही अगर आप MP UP में जाएं तो इसको एकड़ बोलते हैं, ठीक है। सो एक किला या एक एकड़ अगर हम बात करें तो ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, इसकी विड्थ तो उतनी ही होती है जितनी कि एक बीघा में होती है, लाइक 44 गज, ठीक है, और वी कैन से 44 इंटू 3 फुट। लेकिन अगर इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ इसका जो है ज़्यादा होता है, ठीक है, 110 गज के करीब लगभग आप मान सकते हो। और रफली ये भी माना जाता है कि एक किला या एक एकड़
जो है वो लगभग 5 बीघा के इक्वल होता है। ये बहुत ही रफ एस्टिमेशन बता रहा हूँ मैं, वेरी कर सकता है ये, ठीक है। बस आप इतना याद रखें कि किला जो है वो बीघा से काफ़ी बड़ा होता है, 4-5 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है हेक्टेयर, ये और भी बड़ी यूनिट है, ठीक है। ये भी स्क्वायर शेप में होती है। हेक्टेयर अगर हम बोलें कि भाई इतने हेक्टेयर ज़मीन है, मतलब स्क्वायर फॉर्म में है, और इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो 100 मीटर है। 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर का जो है आप मान सकते हो कि जो एरिया होता है दैट इज़ योर 1 हेक्टेयर। क्लियर। सो ये कुछ बेसिक आपको विजुअलाइजेशन के लिए मैंने डायमेंशंस बता दिए हैं जिनको आप मेजरिंग टेप के थ्रू मेज़र कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट जो हमारी रेंज थी कि 0 से 100 मीटर, 1 mm से 100 मीटर, इतना हम मेजरिंग टेप से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो लास्ट आपका अगर हम बात करें, आपको मीटर स्केल अगर दे दी जाए, ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है किसी भी मेजरिंग डिवाइस में विच इज़ नोन एज लीस्ट काउंट, ठीक है। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट की अगर हम बात करें बेटा, तो लीस्ट काउंट वो मिनिमम लेंथ होती है, मिनिमम लेंथ दैट कैन बी measured by the device, ठीक है। मतलब कितनी मिनिमम लेंथ आप डिवाइस से मेज़र कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप ऊपर देखें यहाँ पर, ये जो है, जैसे 0 से अगर मैं कहूँ ये 3, बेसिकली ये क्या बता रही है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मान लो 3 से बढ़ के यहाँ तक आ गई, और ये भी आपका कितना बता रहा है, मान लो 5 के बाद एक और बढ़ गया तो 3.6 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से कि ये जो छोटे छोटे आपके डैशेस हैं, स्लैश हैं, इनके डिविजन्स के बीच में भी थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। तो अगर उसके बीच की लेंथ बात करें तो दैट यू कैन नॉट मेज़र। आप केवल क्या मेज़र कर सकते हो, ये जो छोटे से आपके 2 स्लैश हैं, इनके बीच की लेंथ कितनी होती है आपकी, 1 mm। मीटर स्केल में आपने देखा ही होगा, है ना। इसको मैं और अगर जूम करूं तो देखिए, ये जो 2 आपके डिवीज़न हैं, ये 2 डिवीज़न, इनके बीच की जो लेंथ है दैट इज़ 1 mm। तो मिनिमम इतनी लेंथ आप केवल मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल, ठीक है। लेकिन अगर 1 mm से भी बीच की कोई लेंथ आ गई, मतलब अगर बीच में कोई ये लेंथ मेज़र करने के लिए कहने लग जाएगी, ये बताओ, तो दैट यू कैन नॉट मेज़र फ्रॉम दिस, ओके। सो मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय मीटर स्केल इज, वी कैन से 1 mm। सो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल विल बी 1 mm, ठीक है। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि मीटर स्केल से आपने अगर कोई लेंथ मेज़र की है, तो वो लेंथ किस नेचर की आपको मिलेगी, तो वो कुछ इस तरह की रीडिंग्स होंगी। देखो ध्यान से, 2.4 सेंटीमीटर, ऐसे मैं कहूँ 2.5 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रॉड की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो बताओ इसको किससे मेज़र किया गया होगा। तो अगर रीडिंग सेंटीमीटर में दे रखी है और डेसिमल के बाद केवल एक पॉइंट है, तो वो मीटर स्केल से ही मेज़र की गई होगी। क्लियर। या मैं आपसे कहूँ ऐसे दे रखा है आपको 25 mm, तो ये रीडिंग भी आपकी मीटर स्केल से मेज़र की गई होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूँ कि रीडिंग है 2.45 सेंटीमीटर, यानी कि डेसिमल के 2 प्लेस तक चले गए हो आप, सेंटीमीटर में रीडिंग दे रखी है, तो मीटर स्केल से ये मेज़र कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मीटर स्केल केवल ये बता सकता है कि जैसे मान लो यहाँ तक लेंथ आई है कोई, तो 15 ये रहा और कितने डिवीजन पार किया ये 1 2 3 4 5, सो रीडिंग इज़ 15.5 सेंटीमीटर। मतलब डेसिमल के केवल एक डिजिट तक ही आगे जाएगा ये। क्लियर। सो रीडिंग देखकर भी ये पहचानना आना चाहिए कि इसको किस डिवाइस से मेज़र किया गया है। फाइन, आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर, हुज नेम इज
वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स बेसिकली अगर हम बात करें यूज़ किसके लिए होता है, ऐसी लेंथ को मेज़र करने के लिए जिसकी वैल्यू 1 mm से भी क्या है, कम। 1 mm मतलब हम ये कह सकते हैं 1 mm से भी कम डिस्टेंसेस को डिटेक्ट करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स यूज़ होता है। ठीक है, मतलब इससे अगर आप कोई रीडिंग मेज़र करोगे तो वो रीडिंग इस तरह से भी आ सकती है 0.5 mm। ठीक है, मतलब 1 mm से भी कम रीडिंग ये आपको मेज़र करके दे सकता है। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें ये डेसिमल के 2 प्लेस तक आपको रीडिंग दे देता है 2.45 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर स्केल केवल इस तरह की रीडिंग दे सकता है 2.4 सेंटीमीटर, मतलब डेसिमल की 2 डिजिट तक चला जाता है अगर सेंटीमीटर में रीडिंग है तो। फाइन, सो नाउ यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स फर्स्ट, कि वर्नियर कैलिपर्स होता कैसा है, दिखता कैसा है, देन वी विल एक्सप्लेन इट कि कैसा होगा। देखिए ध्यान से, देखिए ये आपके सामने अभी वर्नियर कैलिपर्स दिख रहा है। ये डिफरेंट टाइप की शेप हैं जो इससे मेज़र की जा सकती हैं। इसके अंदर एक आपका मीटर स्केल होता है, इसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। इस दोनों जॉ के बीच में आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से फंसाते हैं, क्लियर, उसके मेज़रमेंट के लिए। ये हमारे साइंटिस्ट हैं पेरे वर्नियर इन्वेंटर और वर्नियर कैलिपर्स, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। एक इसमें आपका होता है मेन स्केल, ये जो आप देख रहे हो पीछे की तरफ जो आपकी रहती है, ऊपर इंचेस होते हैं, नीचे सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल, क्लियर। चलिए, दूसरा आपका होता है ये वर्नियर स्केल, जो इसके ऊपर इस तरह से मूव कर रही होती है। इट कैन मूव ऑन द मेन स्केल, देख सकते हैं आप। ये जो आपके सामने आया है ये लोअर जॉ है इसका, नीचे के इन दोनों जॉज को हम बोलते हैं एक्सटर्नल जॉ। ठीक है, इसी के बीच में बेसिकली आप ऑब्जेक्ट को फंसाते हैं जिसकी डायमेंशन आपको मेज़र करनी होती है। ठीक है, देन ये जो ऊपर की तरफ आपको जॉ दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम इंटरनल और अपर जॉ। इनका भी यूज़ हम आपको समझाएंगे। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, इसका इंटरनल डायमीटर अगर मेज़र करना है तो आप इसको ऊपर इस तरह से सेट करते हो। ठीक है, देन ये एक स्ट्रिप वर्नियर कैलिपर्स के पीछे लगी रहती है, इसको हम बोलते हैं बैक ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। इसका यूज़ किया जाता है डेप्थ मेज़र करने के लिए। किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की, आपकी कैप की पेन की डेप्थ भी मेज़र कर सकते हैं। नाउ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इसका कितना होगा और उसको कैसे मेज़र किया जाता है, नाउ दैट वी आर गोइंग टू सी। देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे खुद ही, ध्यान से देखिए। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे हम वर्नियर कैलिपर्स का, अगर हम इसकी बात करें, ध्यान से सुने। आपने डिवाइस देख ही ली है, अब मैं आपको जस्ट एग्जांपल सिखा रहा हूँ कि लीस्ट काउंट कैसे मेज़र करेंगे। लीस्ट काउंट मेज़र करने का जो फॉर्मूला होता है वर्नियर कैलिपर्स का, दैट इज़ इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, नाउ मेन स्केल डिवीजन क्या होता है अगर हम बात करें, ये जो मेन स्केल आपने ली थी ऊपर, ठीक है, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 1, तो इन दोनों डिवीजन के बीच की लेंथ को हम बोलते हैं 1 MSD। जनरली इसकी वैल्यू कितनी ले ली जाती है 1 mm। ठीक है, फिर हमने देखा कि एक दूसरी स्केल थी आपके पास, ठीक है, वो दूसरी स्केल को हमने क्या नाम दिया, वर्नियर स्केल। ठीक है, जो कि इस पे मूव कर रही थी मेन स्केल के ऊपर। ठीक है, इसमें अगर हम देखें ये इसका 0 है
और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल 10 डिवीजन होते हैं वर्नियर स्केल में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर मैं आपसे कहूँ कि जब इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट हमने नहीं फंसा रखा था, ठीक है, उस टाइम पर अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस वर्नियर कैलिपर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स ना करूं, ठीक है, इसमें तो चलो नहीं आ रहा है, लेट मी ड्रॉ माई सेल्फ। देखिए ये फिगर मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। देखिए मान लीजिए आपके पास ये आपकी मेन स्केल है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से अपर जॉ है लाइक दिस, ठीक, ये आपका लोअर जॉ है और दोनों लोअर जॉ आपने चिपका रखे हैं लाइक दिस, ठीक है, मतलब अभी इनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर सिंस ये आपकी मेन स्केल है तो ये मेन स्केल का 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अभी जो वर्नियर स्केल होगी वो वर्नियर स्केल अगर इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो वो वर्नियर स्केल कुछ इस तरह से आएगी लाइक दिस, ठीक है, मतलब उसका भी 0 बिल्कुल इस मेन स्केल के 0 से क्या करेगा, कोइंसाइड। अगर हमारा वर्नियर कैलिपर्स एकदम अच्छा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है अगर, तो वी कैन से कि जब इनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो दोनों स्केल के 0 कोइंसाइड करने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, दोनों के 0 कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस वर्नियर स्केल में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, आप ध्यान से देखोगे अगर तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के 9th डिवीजन से। मतलब इस वर्नियर स्केल को, कैलिपर को इस तरह से बनाया गया है कि वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन मेन स्केल के 9th डिवीजन से कोइंसाइड कर जाए। जरूरी नहीं है कि हमेशा इसका 10th डिवीजन इसके 9th से कोइंसाइड करेगा, हो सकता है इसका 10th इसके 8th से कर जाए अगर आपने मेन स्केल अलग तरीके से बनाई हो, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के कौन से डिवीजन से कोइंसाइड करेगा, ठीक है। सो फॉर द गिवन वर्नियर कैलिपर्स जो ज़्यादातर स्कूलों में यूज़ होते हैं, लैब वगैरह में, अगर हम ये कहें तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सो यहाँ से आई कैन से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन एंड दैट इज 0.9 मेन स्केल डिवीजन। क्लियर। तो अब याद करिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं इसमें, तो ये आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू अगर आप इसमें पुट करोगे तो लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, 0.9 MSD। क्लियर। एंड दैट इज इक्वल टू 0.1 MSD। नाउ एक MSD की वैल्यू कितनी आती है, अगर मान लीजिए आपने जो मेन स्केल बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि एक MSD इज इक्वल टू 1 mm, ठीक है, तो आपका लिस्ट काउंट कितना आएगा, 0.1 इंटू 1 mm विच इज इक्वल टू 0.1 mm। सो
लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना आता है 0.1 mm। क्लियर। मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना आया था 1 mm। ठीक है, वो केवल 1 mm की डिस्टेंस को डिटेक्ट कर सकती है, और वर्नियर कैलिपर्स मैंने क्या कहा था कि 1 mm से कर सकती है। सो आप देख भी सकते हैं 0.1 mm आ गया। ठीक है, एक बात ध्यान दें कि बच्चे इस रिजल्ट को याद करके बैठ जाते हैं। अच्छा, मेन स्केल 1 mm, वर्नियर स्केल लीस्ट काउंट 0.1 mm, जबकि वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट हमेशा ही 0.1 mm होगा, तो आंसर इज नो। इट विल डिपेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, कि भाई उसमें कितने वर्नियर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मेन स्केल डिवीजन के इक्वल हैं। ठीक है, मान लो आपको कोई वर्नियर कैलिपर्स इस तरह से दे दिया गया है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 8 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल हैं, मान लो ऐसा हो सकता है। ठीक, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा आपका 8/10 MSD के इक्वल, और एक वर्नियर स्केल डिवीजन 0.8 MSD के इक्वल आ जाएगा। उस केस में फिर लीस्ट काउंट कितना बनेगा 1 MSD माइनस 0.8 MSD, एंड दैट इज 0.2 MSD विच इज 0.2 mm। सो लीस्ट काउंट आपका फिर कितना आएगा 0.2 mm। क्लियर। सो याद करके नहीं बैठना, जनरल फॉर्मूला जो याद करना है दैट इज दिस वन, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। क्लियर। सो नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड। आखिर कैसे हम मेजर करते हैं, ये तो हो गया लीस्ट काउंट पता करना। अगर हमें लीस्ट काउंट पता चल गया वर्नियर कैलिपर्स का, अब हम नेक्स्ट चीज़ सीखने जा रहे हैं कि आखिर एग्जैक्टली कैसे हम चीज़ों का डायमेंशन मेज़र करते हैं वर्नियर कैलिपर से। आपके सामने एक ये छोटा सा स्फीयर दे रखा है और इसका डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि इसका डायमीटर कितना होगा। अब मेन स्केल से तो इसका डायमीटर मेज़र करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उसको थोड़ी अंदर जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कई बच्चे ये भी दिमाग में रख लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स तो 1 mm से छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ होता है सर, फिर इसको क्यों कर रहे हैं। नहीं, 1 mm से छोटी चीज़ नहीं, 1 mm तक की एक्यूरेसी, 1 mm से भी कम एक्यूरेसी तक ये रिजल्ट को मेजर कर सकता है। मतलब मेज़र करने को तो ये 4.24 सेंटीमीटर, ये भी रीडिंग किससे आई है वर्नियर कैलिपर से, पर वो रीडिंग को पॉइंट के 2 डिजिट तक एक्यूरेट करके देता है। ठीक है, जबकि मीटर स्केल केवल यहीं तक रुक जाएगा 4.2 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना हो। तो देखिए एग्जैक्टली कैसे मेज़र करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को दोनों जॉज के बीच में इस तरह से फंसा लेना है। ठीक है, देन जब आपने एग्जैक्टली इसको यहाँ पे फंसा लिया है तो आप देखें जो वर्नियर स्केल, अब यहाँ पर ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है, देखो ध्यान से। थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर दूँ। देखिए जब आपने इस स्फीयर को इन दोनों जॉज के बीच में फंसा रखा है तो आप ध्यान से देखिए, मेन स्केल तो फिक्स है अपनी जगह पर, मेन स्केल इज फिक्स्ड, लेकिन ये जो जॉ है जितना इसका डायमीटर था उतने अमाउंट से ये जॉ इधर शिफ्ट हो गया है। क्लियर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल का 0 है वो इतने अमाउंट से, ये मेन स्केल का 0 था, वो ठीक उतने ही अमाउंट से इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है, लाइक दिस। ठीक है, यानी कि जितना ये डायमीटर है उतना ही वर्नियर स्केल का 0 शिफ्ट हुआ है। क्लियर। यानी कि अगर हम ये पता कर लें कि वर्नियर स्केल का 0 आखिर मेन स्केल पर कितना शिफ्ट हुआ है, तो वही इस स्फीयर का क्या हो जाएगा, डायमीटर। क्लियर। सो जो रीडिंग होती है इसके डायमीटर की वो इस तरह से दी जाती है, टोटल रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस N इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, अभी हर एक टर्म का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस N इंटू लीस्ट काउंट।
देखो लीस्ट काउंट तो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं इस वर्नियर कैलिपर्स का। मान लो बहुत बढ़िया वर्नियर कैलिपर्स हैं, ठीक, कोई भी इसमें एरर नहीं है, ठीक है। मतलब जब ये स्फेयर नहीं था तो दोनों के जीरो कोइंसाइड कर रहे थे। लीस्ट काउंट आपका मान लीजिए है 0.1 mm, तो ये वैल्यू पता है। नाउ व्हाट इज एन एंड व्हाट इज एमएसआर। एमएसआर क्या होता है आपका कि ये जो वर्नियर कैलिपर्स है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं, नहीं बस ये इतना ही जूम होगा, देखिए। सो इसमें ये जो वर्नियर कैलिपर्स का जीरो है, ठीक है, ये एग्जैक्टली मेन स्केल में कितने डिवीजन क्रॉस कर चुका है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। जैसे मैं इसकी एक पिक्चर अलग से आपको बना के दिखा रहा हूं। मान लीजिए ये आपका मेन स्केल है, ध्यान से देखें, लाइक दिस। ये फिक्स थी, यानी कि इसका जीरो फिक्स है, और जॉ की वजह से आपकी वर्नियर स्केल शिफ्ट होकर यहाँ आ गई है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग है इसके जीरो की, बेसिकली ये शिफ्टिंग ही आपको मेज़र करनी है कि आखिर ये शिफ्टिंग हुई कितनी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर मैं कहूँ इसके डिविजन्स बनाऊँ मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, या और इसको थोड़ा सा जैसा फिगर में दे रखा है बिल्कुल वैसा ही ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दिस। ये आपकी मान लीजिए वर्नियर स्केल आ गई है। ये मेन स्केल की डिवीजन है, ये जीरो है उसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, ये आपका 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए इस तरह का हो गया, ठीक है। 9 और 10, ये 2 है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के कितने डिवीजन एग्जैक्टली क्रॉस कर चुका है, ठीक है। इसको अगर मैं कहूँ थोड़ा सा रफ करके, लेट मी ड्रॉ इट हियर लाइक दिस, ठीक है, और ये हल्का सा रफ करके मैं थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर पिक्चर आए, लाइक दिस, ठीक है। सो अब आप इस फिगर में देख सकते हो कि वर्नियर स्केल का जीरो आखिर एग्जैक्टली मेन स्केल पर कितनी रीडिंग एग्जैक्टली क्रॉस कर चुका है। तो देखो ध्यान से, ये है आपका 1, ये है 1.5, और 1.5 के बाद लेट अस सपोज ये 6, ये 7 और 8, 7 और 8 के बीच में आ रहा है कहीं, ठीक है। सो आई कैन से कि 1.7 सेंटीमीटर इतनी रीडिंग एग्जैक्टली क्रॉस कर चुका है वर्नियर स्केल का जीरो। तो मेन स्केल रीडिंग जो आपकी होगी MSR, दैट इज इक्वल टू 1.7 सेंटीमीटर। क्लियर। सो MSR पता चल गया। अब व्हाट इज N, तो अब मेन स्केल की डिवीजन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि वर्नियर स्केल का कोई एक डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो मान लीजिए इसका 4th डिवीजन वर्नियर स्केल के इस डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। सो 1 2 3 4 यानी कि N इज इक्वल टू आपका होगा 4। इसको हम बोलते हैं वर्नियर कोइंसिडेंस, वर्नियर कोइंसिडेंस, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज N। तो जो आपकी टोटल रीडिंग होगी उस स्फेयर के डायमीटर की, दैट टोटल रीडिंग इज इक्वल टू MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस N इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो MSR अगर हम बात करें कितना है, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट मी शिफ्ट दिस पोर्शन अ बिट, देखें, ओके ओके ओके, ये टोटल रीडिंग इसमें दूसरे पेज पे ले लेते हैं। लेट मी टेक इट हेयर।
यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल रीडिंग आपकी आ जाएगी MSR प्लस N इंटू वर्नियर लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। ठीक है, सो MSR आपका कितना आया था, यहाँ से अगर हम देखें 1.7 सेंटीमीटर, सो आई विल राइट 1.7 सेंटीमीटर प्लस N की वैल्यू आई थी 4, लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1.7 सेंटीमीटर प्लस 0.4 mm। नाउ mm को अगर सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 0.4 mm को सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आएगा 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1.7 प्लस 0.04 विच इज़ इक्वल टू 1.74 सेंटीमीटर। सो अब आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल की, वर्नियर कैलिपर्स की जो रीडिंग आई है वो डेसिमल के 2 प्लेस तक चली गई है सेंटीमीटर में, वेयरएज अगर इसी लेंथ को आप मीटर स्केल से मेज़र करते तो वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा 1 प्लेस तक रीडिंग दे पाता, 1.7 सेंटीमीटर तक। सो रीडिंग्स को देखकर आप कह सकते हो कि ये आपकी वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो वर्नियर कैलिपर्स से मेज़र करने का बड़ा ही सिंपल तरीका हमने सीखा है। ऑब्जेक्ट को दोनों जॉज के बीच में फिक्स करो, वर्नियर कैलिपर्स का जीरो एग्जैक्टली मेन स्केल के कितनी रीडिंग क्रॉस कर चुका है वो आपका होगा MSR। देन वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ एकदम कोइंसाइड कर रहा है, उस नंबर को, डिवीजन को वर्नियर स्केल के हम कहेंगे वर्नियर कोइंसिडेंस। ठीक है, और फाइनली मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। सो दिस विल गिव यू द टोटल रीडिंग। अब एक बात और, ये जो रीडिंग अभी हमने कैलकुलेट की है वो हमने ये मानते हुए कैलकुलेट की है कि इसमें कोई भी किसी भी तरह की एरर नहीं है डिवाइस में। ठीक है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो दोनों की जीरो कोइंसाइड कर रहे थे, लेकिन तब क्या होगा जब दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं होंगे, तो हम कहेंगे कि इस वर्नियर कैलिपर्स में कुछ एरर है। तो कल की क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर दोनों के जीरो कोइंसाइड नहीं होते हैं तो उस एरर को क्या कहते हैं और वो एरर कितने टाइप की होती है, उस एरर को करेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, ताकि हमें सही रीडिंग मिले। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।